रखेंगे वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित संसद के स्थायी समिति की 154वीं रिपोर्ट, जो कि समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद विजय साई रेड्डी ने सभापति एम वेंकैया नायडू को सौंपी है, जिसमें कि बागवानी, कृषि, सामुद्रिक उत्पाद, हल्दी, नारियल ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके निर्यात की क्या स्थिति है और किस तरीके से ये बढ़ा है या कम हुआ है, क्या इसको लेकर सवाल हैं, चिंताएं हैं और इसका रास्ता क्या है। खासतौर पर अगर निर्यात को लेकर देखें तो कमेटी ने इसमें सुधार के सुझाव दिए हैं और चिंता भी जाहिर की है कि कृषि उत्पादों की जो हिस्सेदारी है निर्यात में वो कम है और उसकी रफ्तार जिस रफ्तार से बढ़ सकती थी, जो पोटेंशियल है वो नहीं दिख रहा है। और समझेंगे कि असल में इन पूरे के पूरे अगर कृषि से जुड़े सेक्टर को, उसकी एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी को, तो हमारी रफ्तार कैसे बढ़ी है और साथ ही क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं या क्या वो रास्ते उपाय हो सकते हैं जिसके जरिए हम इसे बढ़ा सकते हैं, ताकि हम किसान या जो इन सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनकी आमदनी को हम बढ़ा पाएं, दोगुना कर पाएं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली जी हैं। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सुब्रा जी हैं, एडवाइजर ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ दिवाकर मिश्रा साहब हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। दिवाकर सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। शुरुआत में रूपा मैम आपसे करना चाहूँगा कि अगर हम समझें इस रिपोर्ट को, और सबसे पहले तो ये कि वास्तविक स्थिति है क्या आज, रिपोर्ट क्या इशारा कर रही है, क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, हम तरक्की कर रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेंड है या फिर चिंताजनक है? देखिए, इस बार जो नया टर्म शुरू हुआ है, हालांकि मैं ये राज्यसभा के इस कमेटी में पिछले साल भी थी, 1.5 साल 1 साल उसको काम करने का मुझे मौका मिला था। और इस बार भी हमारे राज्यसभा ऑनरेबल चेयरपर्सन नायडू जी ने बहुत सख्ती से शुरू से ही उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द अपने टॉपिक्स चुनो और टॉपिक्स सिलेक्शन के बाद तुरंत जमा करो। तो पिछले साल की भी जो हमारे नरेश गुजराल जी थे, अभी विजय साई रेड्डी हमारे चेयरमैन हैं इस कमेटी के, दोनों ही इस विषय में बड़े सीरियसली इस पर काम कर रहे थे और सारे मेंबर्स भी बहुत गौर कर रहे थे इस बात पर कि किस तरह से हम एक्सपोर्ट और ऑर्गेनिक क्रॉप्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और ये सब बेसिक जो हमारे देश में उत्पन्न होते हैं उस पर हम ज़्यादा गौर करें। जैसे आज आपको पता है कि आज इस देश में मिल्क प्रोडक्शन हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड, सो बहुत सारे प्रोडक्शंस हुए हैं, बहुत उस पर ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा आंकड़े बता दूं अगर कि इस रिपोर्ट को लेकर शुभ्रा, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं कि अब तक जो आंकड़े बताते हैं कि भारत से जो कृषि निर्यात है वो महज 1% के करीब सीमित दिख रहा है, जिसमें प्रमुख तौर पर गेहूं, दाल, फल वगैरह दिखते हैं। लेकिन हमारे पास जो पोटेंशियल है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या सब एग्रीकल्चर है, कि बागवानी है, सामुद्रिक जो उत्पाद हैं, मसाले हैं, इनका जो एग्रीगेट मैं कहूँ कि है एक्सपोर्ट पर रेशियो, वो किस तरीके से दिखा है पिछले कुछ वर्षों में। और यहाँ पर चिंता है कि जो पोटेंशियल है इस कमेटी की ओर से कहा गया है, वो पोटेंशियल के लिहाज से एक्सपोर्ट अभी नहीं हो पा रहा। शुभ्रा, आपने ठीक कहा। हम लोग प्रोडक्शन में, उत्पादन में बहुत आगे हैं। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में इंडिया का दूसरा रैंक है प्रोडक्शन में, लेकिन उसका प्रेजेंटली हम लोग सिर्फ 4% उसका एक्सपोर्ट कर पाते हैं। उसमें ऑफ कोर्स अगर आप देखें कि जैसे हमारा चीनी है, अनाज है और सब्जी, फल, दलहन और ऑयल मिल और मसाले, ये हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारा प्रोडक्शन में भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और एक्सपोर्ट में भी, निर्यात में भी है हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इन सब हम लोग कॉन्स्टेंटली कॉमर्स मिनिस्ट्री और हम लोग एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हम लोग कंटिन्यूसली आपस में बात कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स अभी हम लोगों के पास पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के भी डायरेक्शंस थे। सो हम लोगों ने इसमें काफ़ी कुछ आगे किया है। और जो हमारा जो 19-20 का जो अंक है वो है 2.53 लाख करोड़ हम लोग ने एक्सपोर्ट किया है, जो थोड़ा सा कम है लास्ट ईयर का, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च में तो एक्सपोर्ट्स काफ़ी डाउन हो गए थे। उसके बाद वो वापस पिकअप हुए। अगर आप देखें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीनों में
जो कि हमारे थोड़े आपदा वाले भी थे, लेकिन उस दौरान भी एग्रीकल्चर ने नहीं में कोई डाउन नहीं हुआ है। अगर मैं आपको ये नंबर्स दूं अप्रैल एंड जुलाई के, तो मेरे पास है ये 35,000 करोड़ हमने एक्सपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल 2019 में अगर अप्रैल मई जून जुलाई देखें तो सिर्फ 26,800 करोड़ हुआ था। सो एग्रीकल्चर का खेती मंत्रालय का निर्यात की तरफ ये सीरियसनेस मतलब इसी से दर्शाता है कि हमने कितना भी कुछ हुआ, आपदा हुई, कुछ हुआ, लेकिन हमने उसको निर्यात को नहीं डिस्टर्ब होने दिया। हम लोग इस जिम्मेदारी को बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं वर्ल्ड फूड सप्लाई चेन में अच्छे से हैं। तो लोग हमारे ऊपर अगर रिलाय करते हैं सब्जी के लिए, फल के लिए, अनाज के लिए, तो उस चीज़ को हम लोग भी अभी सीरियसली ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो दृष्टिकोण को बदलाव की ज़रूरत थी, जो कि अभी ऑफकोर्स आ चुका है, और उसी को देखते देखते हम लोगों ने अभी एक बहुत बड़ी रणनीति भी बनाई है। उस रणनीति को फिर हमने एक कार्य योजना में कन्वर्ट किया, एक्शन प्लान में किया है, और उस एक्शन प्लान में भी हमने टाइम वाइज भी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो ये हम लोगों ने कॉमर्स मिनिस्ट्री ने और हमने मिलके किया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, हर सेक्टर में क्या क्या चुनौतियां हैं, कुछ एक जनरल चुनौती है, और फिर हर सेक्टर में क्या क्या चुनौती है, हर पदार्थ में, हर वस्तु में क्या क्या है, हर खाद्य पदार्थ में क्या क्या चुनौती है, वो हमने देखा। फिर हमारी उसमें क्या क्या स्ट्रेंथ है, और फिर उसके हिसाब से सरकारी तौर पे हम लोग क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्या क्या उसमें इंटरवेंशंस हो सकती हैं, जिससे कि वो चीज़ आगे बढ़ेगी। क्योंकि आपको मालूम ही, हम लोगों का 2021 में हम लोगों का $60 बिलियन का टारगेट है, 24 में हम लोग को 100 बिलियन हम लोग को पहुंचने का टारगेट है। सो उस टारगेट में थोड़ा सा ये सब जो अभी हालात चल रहे हैं उसके वजह से ऊंच नीच थोड़ा हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने कहाँ पे स्पेसिफिकली कहाँ पे पुश करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। उसमें प्रोडक्शन रिलेटेड इंटरवेंशन, जिसको हम लोग इनपुट स्टेज इंटरवेंशन कहते हैं, हस्तक्षेप कहते हैं, वो काफी सारी इमर्ज हुई है। जब हम लोगों ने पूरी रणनीति बनाई तो उसमें बहुत सारी चीजें एकदम सामने आई कि ये चीजें हैं जो कुछ हैं जो एकदम करी जा सकती है, शॉर्ट टर्म में करी जा सकती है और वो रिजल्ट दिखेगा, कुछ है मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, उस तरह से भी हमने किया है। तो मतलब उस रणनीति के बारे में आप आगे मतलब जी शुभ्रा, एक सवाल मेरा था कि जो एग्रीकल्चर में हमारा पहले फोकस रहा करता था प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, वो हमने किया, और जो हमने टारगेट रखे थे उससे हम आगे चले गए हैं। अब सवाल ये है कि जब तक प्रोडक्शन के साथ साथ हम उसमें या तो वैल्यू एडिशन और या फिर एक्सपोर्ट, तभी हम अपने किसान या उस सेक्टर में जुड़े हुए लोगों को रिच कर पाएंगे, उनकी इनकम को बढ़ा पाएंगे। बहुत संक्षेप में जाऊंगा क्योंकि मैं अगले राउंड पे इस पर डिटेल में आऊँगा। क्या पोटेंशियल के लिहाज से अगर आप देखें एग्रीकल्चर और सब एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसका एक्सपोर्ट से अगर कोरिलेट करें तो कितना दूर खड़े नजर आते हैं? काफी दूर है, क्योंकि अगर आप देखें हमारी प्रोडक्शन में, उत्पादकता में बहुत रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग। मतलब अगर आपको, इनफैक्ट मुझे गर्व भी होता है बताते हुए कि गेहूं, चावल, फल, सब्जी, शुगर और चाय, इसमें हम नंबर 2 पे हैं। राइट। इनफैक्ट और मैं उसमें अगर आपको एक एक प्रोडक्ट में जाऊं तो मैं केले में जैसे आपको बताऊं हम नंबर 1 है, हम अंगूर में मतलब तो बहुत प्राउड होता है। तो जो आपने बताया बिल्कुल ठीक कहा कि प्रोडक्शन पे फोकस था, एंड एग्रीकल्चर ने उस बात को अच्छी तरह से उसको फुलफिल भी किया कि प्रोडक्शन को उन्होंने बिल्कुल, हम लोग इस जगह ले गए हैं ना। उसी प्रोडक्ट, हमारा जो एरिया है जो प्रोडक्शन में जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो हम नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड। सो मेरे ख्याल से अगर हम जमीन ना बढ़ा के सिर्फ हम यील्ड बढ़ाने पे, अगर प्रोडक्टिविटी पे, यील्ड पे हम ध्यान देंगे तो हमारे पास बहुत सारा एक्सपोर्ट सरप्लस बनता जाएगा। और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने भी यही कहा है कि यील्ड को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अभी क्या करना है आपने। right. इसके लिए भी हम लोगों ने बहुत स्पेसिफिक पॉइंटेड हम लोगों के इंटरवेंशंस हमको नजर आए हैं, जिसपे अब हम लोग आगे ध्यान देंगे। दिवाकर सर, अब मैं आता हूं क्योंकि इस कमेटी का जो फोकस है, और बिल्कुल शुभ्रा ने उस पॉइंट का जिक्र भी किया कि प्रोडक्शन हमने पहले अचीव करने की कोशिश की, प्रोडक्शन एट पार है, हम उससे ज़्यादा कर रहे हैं, और 17 से 22 ऐसी जिन्स या सब प्रोडक्ट हैं जहां पर हम नंबर 1, 2 या 3 की कैटेगरी में आते हैं वर्ल्ड वाइड। लेकिन कमेटी की यही चिंता है कि प्रोडक्शन के लिहाज से जब हम नंबर 1 या 2 हैं तो फिर एक्सपोर्ट के लिहाज से हम क्यों ज़्यादा पीछे हैं, इसको कैसे हम आगे ला पाएँ। 3 मेन बिंदु मैं कहूँ कि कमेटी की ओर से कहे गए हैं, मैं थोड़ा सा उसमें चाहूँगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ कैसे बढ़ सकते हैं। पहला कहा गया है कि बुनियादी ढांचा एग्रीकल्चर और सब सेक्टर में, दूसरा उपलब्धता, और तीसरा है सप्लाई चेन को लेकर और क्वालिटी मेजरमेंट को लेकर। ये सर जो तीनों हैं, ये क्या पोजीशन है इसकी और इस पर हम कैसे काम कर रहे हैं?
धन्यवाद। जैसा कि सुब्रा जी ने बताया कि आज की डेट में हम दुनिया में प्रोडक्शन में काफ़ी आगे हैं, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट की या निर्यात की बात करते हैं तो हमें क्वालिटी प्रोडक्शन देना होता है। जैसे हमारा बासमती राइस बहुत दिनों से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में टॉप पे चल रहा है। अभी 1-2 साल से यूरोपीय यूनियन के देशों ने उसमें पेस्टिसाइड्स का इशू उठाया और हमारा चावल का निर्यात गिरने लगा। जब हम चावल का प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ा, लेकिन पेस्टिसाइड के बिना जो चावल यूरोपीय यूनियन को चाहिए था वो सप्लाई करने की चुनौती हमारे सामने आ खड़ी हुई। ये मैंने एक उदाहरण के तौर पे दिया है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि निर्यात में जो 3 बिंदु आपने उठाए, प्रोडक्शन बट क्वालिटी प्रोडक्शन, राइट सर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज एक बनारस का एक गांव का किसान अपनी हरी मिर्च उगाता है, उसको हमें वहाँ से दुबई भेजना है, तो बनारस से दुबई भेजने की प्रक्रिया में जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बनारस का जो लंगड़ा आम है उसको अगर हमें बाहर भेजना है तो उसके लिए जिस तरह के पैक हाउस की ज़रूरत है, जिस तरह के ट्रांसशिपमेंट की ज़रूरत है, जब तक हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके सीधे गांव से नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारे जो प्रोड्यूसर्स है वो बाहर का मुंह नहीं देख पाएंगे। मैं अब इस बात पे आना चाहता हूँ कि इन 3 बिंदुओं को जिसको कमेटी ने भी उठाया है, आपने भी कहा, सुब्रा मैडम ने भी रेखांकित किया है, उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद ये पहली बार इस देश के इतिहास में हुआ है कि वाणिज्य मंत्रालय ने एक कृषि निर्यात नीति 2018 में अनाउंस की और उसके तहत देश के सारे राज्यों को निर्यातोन्मुख सूत्र में बांधने की कोशिश करी। उसके तहत हमने राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे समितियों का निर्माण आरंभ किया है, जिसके तहत हम सीधे किसानों तक जाकर उनको सीधे निर्यातकों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप चिन्हित किए गए हैं, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं, चाहे वो कृषि मंत्रालय द्वारा किए गए हैं, चाहे वो कृषि समितियों द्वारा किए गए हैं, उनको चिन्हित कर उनको पूरा करने के लिए हम एक सूत्रीय कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारा और कृषि मंत्रालय का हर महीने एक मीटिंग होती है सचिव स्तर पर, जिसपे हम ये कृषि नीति को कैसे आगे बढ़ाना इस पे विचार करते हैं। और इस नीति के तहत अभी तक हमने काफ़ी माइल्स आगे गए हैं, जिसमें मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि हमने, जैसा कि सुब्रा जी ने बताया, एक स्ट्रेटेजी पेपर बनाया है एग्रीकल्चर मंत्रालय के साथ मिलकर, जिसमें हमने सारे निर्यात में आने वाले सारे अवरोधक और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को चिन्हित किया है कि हम उनको कैसे कैसे आगे जाएंगे। जैसा आपको विदित है, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय को 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। तो वाणिज्य मंत्रालय और किसानों और हमारे सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से मैं ये बताना चाहता था कि इस फंड से जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा उससे हमारा एक्सपोर्ट बहुत आगे जाएगा। अभी अगर आप देखें तो कोविड-19 के दौरान, जैसा कि सुब्रा जी ने रेखांकित किया है, भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने बंद के दौरान भी कृषि प्रोड्यूसर्स को बाहर में निर्यात किया है और इसकी वजह से हमारा निर्यात इस अप्रैल से लेके जुलाई तक काफ़ी बढ़ा है। अराउंड 25% की ग्रोथ कृषि निर्यात में आई है। अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में अपना ध्यान लगाया, हमने क्वालिटी प्रोडक्ट करने में अपना ध्यान लगाया और हमने अगर इन सबको एक लिंक में पिरोकर एंड टू एंड अप्रोच जो हमारी कृषि निर्यात नीति और हमारी जो रणनीति सुब्रा मैडम बता रही थी बनाई है, उसके तहत जाते हैं, तो कोई संदेह नहीं है कि हमारा कृषि निर्यात हमारे समयबद्ध सीमा तक ठीक मात्रा में पहुंच जाएगा। ओके सर। रूपा जी, क्योंकि इस कमेटी की रिपोर्ट में एक बड़ा जो चिंता है वो दिखाई गई है कॉफ़ी और मसाला बोर्ड्स को लेकर। कहा जा रहा है कि इनको पुनर्गठन करने की ज़रूरत है और यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत है वर्ल्ड वाइड, लेकिन एक्सपोर्ट के स्तर पर हम कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। क्या वाकई इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं और इसका रास्ता क्या सुझाने की कोशिश कमेटी की ओर से है या क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, बहुत सालों से ये आदत रही है हमारे देश में कि हम पूरे डोमेस्टिक
मार्केट को जितना हम ले जितना ज़रूरत है उसको इस्तेमाल करें, उसके बाद जो बचा कुचा रहेगा वही जाएगा एक्सपोर्ट पर। लेकिन अभी हम डोमेस्टिक मार्केट को भी कंप्लीटली सेटिस्फाई कर पाते हैं और उसके बाद हमारे एक्सपोर्ट के लिए भी इनफ प्रोडक्शन हम कर चुके हैं। अभी सरकार के तरफ से भी जैसे एक प्लान लिया गया था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप, जैसे टर्मरिक, आज आप इतना तो समझ सकते हैं कि आज कोविड के दौरान भी टर्मरिक का इतना उपयोग और इतना इम्पोर्टेंस लोगों को फिर से याद दिला दिया कि हमारे देश में क्या क्या समृद्धि हैं, वो हमको फिर से एक बार देखने को मिला, याद करा दिया है। तो एक दो चीज़ है जो बोर्ड्स हैं जो अलग अलग इसमें वो थोड़ा सा उनका पुनर्गठन की ज़रूरत है, हमारे तरफ से भी ये गया है। उनकी एक्टिविटीज़ और थोड़ी सी नीचे तक ग्राउंड लेवल तक वो पर्कोलेट करे, वो भी ज़रूरी है। सरकार की तरफ से फ़ायदे की कोई कमी नहीं दी गई है, बट उसका जो नीचे तक जो पर्कोलेशन है उसमें थोड़ी थोड़ी हमको कमी रह गई और फार्मर्स को हमें लगता है कि प्रोएक्टिवली हमको समझाना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक इस्तेमाल करें। स्टैंडर्ड हमारा थोड़ा सा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर प्रोडक्ट बनाएं तो उसमें हमको इसमें BIS का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल एक प्ले करना पड़ेगा। और जो कॉफ़ी बोर्ड है, टी बोर्ड है, सारे अलग अलग बोर्ड्स जो है उसके सारे हमको एक थोड़ा सा प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। वो ही एक है जहाँ पे हम जैसे पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स के जो फूड चेन्स हम बनाने की कोशिश, मतलब सैंक्शन हो गया पैसा है। अब कोल्ड स्टोरेज की कोने कोने तक कोल्ड स्टोरेज की बंदोबस्त कर मतलब उसके पूरे फंडिंग रेडी है, सब कुछ इस बजट में रेडी हो गया है, दे दिया गया है। और एक चीज़ है, एक ट्रेन बनाने की प्लान हुई है जहाँ से हम पूरे सामान जो पेरिशेबल गुड्स है जो खराब हो जाते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में भी खराब ना हो जाए। तो इतना जो सरकार की तरफ से प्लानिंग हो रहा है वो प्लानिंग नीचे तक पर्कोलेशन, नीचे तक फार्मर्स को मोटिवेट करना, और एक एक डिस्ट्रिक्ट पर हम एक एक प्रोडक्ट, जैसे सिक्किम का नाम बताए तो आप ऑर्गेनिक नाम आ जाता है। हम इसी कमेटी के दौर में चलते हुए पिछले साल में भी हम पूरे सिक्किम के ट्रिप किए हैं। सब जानते हैं कि पूरे विश्व में ऑर्गेनिक सामान सिक्किम से जाता है। तो वैसे अगर स्पाइसेस की बात करें तो सारे विश्व में पता है कि केरला स्पाइसेस है ना, तो टर्मरिक स्पाइसेस ये इतना हमारे पास अच्छा क्वालिटी का है, पोटेंशियल अच्छा है हमारे पास। स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमको बनाने के लिए वो एक फार्मर्स को और बोर्ड्स को जो ग्राउंड में काम करते हैं उनको थोड़ा सा और प्रोएक्टिव करनी पड़ेंगी, और शायद ज़रूरत पड़े तो बोर्ड को थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करें या उस पर किस तरह से काम करें वो मिनिस्ट्री ज़्यादा बता सकेंगे। जी शुभ्रा, ये जो सब सेक्टर मैं कहूँ, चाहे वो कॉफ़ी का सेक्टर लीजिए, आप मसालों की बात कीजिए या ऑर्गेनिक जो हमारे प्रोडक्ट हैं, और ये वाकई बहुत अहम है। जैसे कि रूपा जी ने कहा कि वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड लगातार दिन दिन बढ़ती जा रही है। इन सेक्टर्स में ग्रोथ जो होनी चाहिए थी वो चिंताजनक है। क्या ग्राउंड लेवल तक किसानों को मोटिवेट न कर पाना, या उस सप्लाई चेन को मेंटेन न करना, या फिर जो क्वालिटी है मैं कहूँ कि एट पार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वहाँ पर लैग करना है, उसके बारे में अवेयर ना होना किसानों का, प्रोड्यूसर्स हैं उनका, वो बड़े लूप होल्स हैं, वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है या कुछ और? हाँ, आपने जहाँ तक बात है कि उत्पादन तो बहुत हुआ, उत्पादन, लेकिन जो भी होता है चूँकि हमारा इतना बड़ा देश है और हमारा कंजम्पशन बहुत है, कहीं ना कहीं वो भी एक पॉइंट रहा कि फार्मर एक्सपोर्टर नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब उनको फार्मर्स को एक हमने एसोसिएशंस बना रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPOs हैं। SFAC एक डिपार्टमेंट है जहाँ ये एपिडा भी मिस्टर दिवाकर बैठे हैं उसी वहीं पे ही उसी बिल्डिंग में है। वो FPOs को प्रमोट करने का जिम्मा उनको दिया गया है। इनफैक्ट हमारा टारगेट है रखा हुआ है 10,000 FPO बनेंगे देश में ना। वो FPOs ऐसे होंगे जो जिसमें फार्मर टुगेदर होंगे। उससे आप ये देखो साथ आने से क्या होता है, एक तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों अश्योर हो जाते हैं।
बिकॉज क्वालिटी है बट थोड़ी सी क्वालिटी है। जैसे अब ऑर्गेनिक मैम ने अभी बताया, बिल्कुल ठीक कह रही है मैम, नॉर्थ ईस्ट को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक के जैसा, बट फिर लोगों का क्या, एक्सपोर्टर क्या कहता है कि मेरे को कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड वॉल्यूम्स नहीं मिलते हैं। ये फार्मर कहता है आप मुझे बताओ क्या ग्रो करना है, वो बोलता है कि तुम क्या ग्रो करोगे मैं उसका मार्केट करूंगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं उन दोनों का आपस में सामंजस्य बिठाने का। हम बोलते हैं एक्सपोर्टर को कि तुमको एक्सपोर्ट मार्केट पता है, तुम बताओ क्या चाहिए एक्सपोर्ट मार्केट को, एफपीओ के साथ साइन अप करो, फार्मर्स वो ग्रो करेंगे। अब जैसे जिंजर है, जिंजर बहुत मार्केट डिमांड है, मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में उसका बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन उनको फाइबरलेस जिंजर चाहिए, फाइबर वाला नहीं चाहिए। जो हमारे दूसरे प्रदेशों में होता है उसमें फाइबर होता है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में जाके हो रहा है उसमें फाइबर नहीं है ना। अगर हमें पता है ये चाहिए और अब हम फार्मर को कहेंगे ये ग्रो करो, अब लाइक टर्मरिक है, ऑर्गेनिक टर्मरिक या और नॉर्मल टर्मरिक, मतलब उसमें कुरकुमिन क्वांटिटी कितनी चाहिए, वो जो हम नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं। तो अगेन लेट मी नॉट गो इनटू टू मेनी डिटेल्स। तो उसमें फिर क्या हो रहा है कि सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल, तो हमारे मंत्रालय ने देखा कि जो सीड्स हैं जो उसके लिए और जो प्लांटिंग मटेरियल वो प्रोवाइड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उससे आईसीआर भी हमारे साथ है, आईसीआर बेटर सीड्स देगा, उससे ईल्ड बढ़ जाएगा, उससे क्वालिटी बढ़ जाएगी। चूंकि अच्छा सिमिलरली फलों में भी यही बात हो रही है। अब जैसे अनार है, केला है, कितना ज्यादा, मतलब केला आप मानोगे नहीं इतना बड़ा उसका ग्लोबल मार्केट है और हम उसमें कहीं भी नहीं है, मतलब बहुत ही मिनिस्क्यूल है। वो बिल्कुल इजीली डूएबल, हमें आता भी है, केला ग्रो करना भी आता है, केला खाना भी आता है, केला समझ भी आता है हमको, उसको बस प्रोटोकॉल्स बनानी है। सो कुछ चीजें इतनी मतलब करी जा सकती हैं आसानी से। एंड बिल्कुल ठीक कहा पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, थोड़ा सा बोर्ड्स को हम लोग उसका संगठन ठीक कर देंगे। हुआ क्या है, कहीं ना कहीं किसी बोर्ड का सिर्फ निर्यात ही उसका मैंडेट है, कुछ बोर्ड्स का सिर्फ प्रोडक्शन मैंडेट है। तो कहीं ना कहीं एंड टू एंड मैंडेट अगर आ जाए। एक और बहुत बड़ी बात है ब्रांड प्रमोशन। कहीं ना कहीं इंडिया ब्रांड, इंडिया फॉर एग्रीकल्चर, इंडिया शुड नॉट ओनली बी नोन फॉर कि भाई हाथी हैं और सांप हैं और वहां पे नाच गाना होता है, बहुत अच्छा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कल्चर, नो डाउट अबाउट इट। बट जब जैसे ही इंडिया का नाम आया, बियॉन्ड चावल के अलावा, बासमती के लिए तो बहुत ही गर्व से हम लोग कहते ही हैं सबको कि भाई बासमती जिसने नहीं खाया उसने कुछ नहीं खाया, जैसे हिमालय नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। तो सिमिलरली और भी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जोग्राफिकल इंडिकेटर, दैट मीन्स किसी हर एक प्रदेश का स्पेसिफिक वो प्रोडक्ट है, हम उनको लेके एक ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड कैंपेन डेवलप कर रहे हैं। उसको हम दोनों मंत्रालय मिलके फंड करेंगे, क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। उसको फिर हम लोग मार्केट, कौन से मार्केट में कौन से प्रोडक्ट को हम पुश कर सकते हैं, उस तरह से हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। उसमें थोड़ा मतलब एक ड्राफ्ट बन गया है और अभी उसको जी मैम मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ। इसमें हमारे जो इंडियन एम्बेसीज है इन डिफरेंट कंट्रीज, उनको भी हमको भागीदारी में, उनको जिम्मेदारी में लेनी चाहिए, बिकॉज उनको ध्यान रखना चाहिए, आई एम श्योर दे डू इट, बट उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से कौन से इंटरनेशनल टेंडर निकल रहे हैं, उनका लॉजिक, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर उनके टेंडर के डिटेल फॉलो करें, उस डिटेल के साथ हम लोग एक दो बार प्रैक्टिस करते रहें, तो एकदम हमारा प्रोडक्ट उसके हिसाब से, उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम लोग उसको ग्रो कराएंगे। तो उस पर भी थोड़ा सा गौर करना जरूरी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में क्या क्या स्पेक्स देते हैं, और स्पेक्स के हिसाब से हम लोग फार्मर्स को डायरेक्ट करें, एकदम सीधा, कि वो ही बोर्ड्स का काम होता है। जो मैडम कह रही थी, वो बोर्ड्स का टोटल वो काम होता है। मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था रूपा जी, बिल्कुल, कि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने क्या अलग अलग साइलोज में जो बोर्ड बनाए हैं, कोई प्रोडक्शन देख रहा है, कोई क्वालिटी देख रहा है, कोई एक्सपोर्ट देख रहा है, जबकि हमें एक कॉमन इस तरीके का बोर्ड चाहिए, उसकी कार्य पद्धति जो कि एक्सपोर्ट से लेकर, उसके क्वालिटी से लेकर ज़मीन पर प्रोडक्शन और मोटिवेशन तक सब कुछ एक साथ लूप में रखे। कैसे इसको हम दिवाकर साहब कर पाएंगे, और क्या इस दिशा में चुनौतियां हैं कुछ? जी, कमेटी ने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया है। जैसे स्पाइसेस बोर्ड 52 स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करता है, बट खाली प्रोडक्शन के लिए उनका मैंडेट में केवल एक स्पाइस है, कार्डमम। सो इस सुझाव पे हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दोनों मिलजुल के इस पे वर्क कर रहे हैं। वो हम कैसे करके लाएंगे वो फ्यूचर की बात है। बट मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई, हमारा जो ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड है वो दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बहुत ही पक्का है।
हमारे करीब 3 देशों के साथ करार है इस मामले में, और 9 देशों से बात चल रही है कि जो हमारे ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड हैं, अगर कोई भी ऑर्गेनिक सामान या प्रोडक्ट हमारा उनकी कंट्री में जाता है तो वो सिर्फ हमारे सर्टिफिकेशन के बल पे एक्सेप्ट करते हैं। और ये बहुत हम वी फील प्राउड अबाउट इट दैट इंडिया का जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है, जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बॉडी है, जो ऑर्गेनिक में काम हुआ है, स्टैंडर्ड हुआ है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। मैं एक और जल्दी से एक बात बताना चाहता था रिगार्डिंग स्पाइसेस, जहाँ पे टर्मरिक और अदर स्पाइसेस हमारे आते हैं। हमने गुंटूर में एक स्पाइस पार्क इस्टेब्लिश किया है और वहाँ पे स्पाइसेस बोर्ड के साथ मिलकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और जितने आसपास के विश्वविद्यालय और कॉलेजेस हैं उनको इन्वॉल्व करके लोकल एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी हमें, अगर ये हमारा प्रयास संभव होता है जिसमें हम जी जान से लगे हैं, तो टर्मरिक, चिली और दूसरे जो हमारे स्पाइसेस हैं उनका हमें ऐसा अनुमान है कि आने वाले 5-6 महीनों में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कोविड के दौरान मैडम ने ठीक बताया, हमारे टर्मरिक का एक्सपोर्ट 57% बढ़ा है। तो इस आधार पे हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर बोर्ड्स को इनको राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केट एंड टू एंड अप्रोच का मैंडेट मिलता है, हम तो उससे इस पूरे क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। जी, क्योंकि मैं ऐड करना चाहूँ तो एक हमने एग्रीकल्चर क्लस्टर्स बना रहे हैं हम लोग। क्लस्टर्स में उसका अभी हम लोग ने थोड़ा रूपरेखा बना रहे हैं। तो क्लस्टर क्या होगा, उसी एक प्रोडक्ट को का वो पूरे गिवन एरिया में वही प्रोडक्ट हो रहा होगा, तो हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स किस तरह का चाहिए, किस तरह से इनपुट स्टेज का इंटरवेंशंस है, कोई पेस्ट मतलब कंट्रोल है, जो आपका पेस्टिसाइड और पेस्ट जो तंग करते हैं उसको कंट्रोल करने का है। तो एक एरिया जब डेजिग्नेट हो जाएगा तो उसमें वही लोग अच्छी क्वालिटी का बहुत, क्योंकि क्लस्टर हमारा मॉडल बहुत अच्छा रहा 1-2 चीज़ों में, जैसे हुआ है केला वगैरह में और चिलीज में, गुंटूर में हुआ है, उसका सक्सेसफुल है। तो अभी हम अगर इंडस्ट्री सामने आ जाएगी तो शायद पीपी मॉडल हो जाएगा, नहीं तो सरकार तो इसके बारे में काफ़ी कमिटेड है कि क्लस्टर्स बनने हैं। हम लोग पायलट बेसिस पे वो उसको लॉन्च भी करने वाले हैं आने वाले काफ़ी समय में। और जैसा आपका वो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के लिए भी हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को भी एक्टिवेट कर रही है कि आप भी उसमें, क्योंकि वैल्यू एकदम बढ़ जाएगी चीज़, जो चीज़ $10 की जाती है वो आप उसका प्रोसेस करेंगे $15 का जाएगा। तो ये एक्सपर्ट कहते हुए कि एग्रीकल्चर में अगर वैल्यू एडिशन नहीं है तो आपकी कमाई कम रहेगी और वैल्यू एडिशन होते ही कमाई कई गुना बढ़ सकती है। एक आखिरी सुझाव दिवाकर साहब है आपके लिए कि हमारे देश में तकरीबन हर राज्य में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस खुले हुए हैं। कई दर्शकों का सुझाव है कि इनको हम अगर इनके थ्रू लोकल किसानों को जोड़ना चाहें, अवेयर करना चाहें स्कीम्स के लिए या जींस क्वालिटी को लेकर, तो ज़्यादा बेहतर नतीजे मिल सकते हैं, क्योंकि अभी ये सुसुप्त अवस्था में नज़र आ रही है कई राज्यों में। सुझाव बहुत अच्छा है। हमने पंजाब में इस मॉडल को अप्लाई करने की कोशिश करी है और बासमती जो फार्मर्स थे, ग्रोवर्स, उनके मध्य जाकर यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू हमने बताया कि ये पेस्टिसाइड्स यूज़ ना करें क्योंकि एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो लास्ट ईयर वी हैड अ वेरी सक्सेसफुल एंडेवर। सो बट इस सुझाव को हम आगे दूसरे राज्यों में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलिए सर, वक्त कम है लेकिन बहुत अहम चर्चा रही और आप लोगों ने तीनों ने जो सुझाव